गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज है 25 जनवरी और हम फिर से आपके सामने हैं अपनी सीरीज लेके जिसमें हम कवर कर रहे हैं इंपॉर्टेंट डेज। तो आज है 25 जनवरी और आज के दिन पूरा देश मना रहा है नेशनल वोटर्स डे। तो क्या होता है नेशनल वोटर्स डे, क्यों मनाया जाता है नेशनल वोटर्स डे, और ऐसे कितने क्वेश्चन इससे हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हो सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। तो पहला है 25 ऑफ जनवरी नेशनल वोटर्स डे। ठीक। एवरी ईयर 25 जनवरी इंडिया सेलिब्रेट नेशनल वोटर्स डे। हर साल 25 जनवरी को इंडिया सेलिब्रेट कर रहा है नेशनल वोटर्स डे। क्लियर है? क्यों कर रहा है? इट्स एम इज टू इंक्रीज इलेक्टोरल अवेयरनेस। भारत में जो मतदाता जागरूकता है उसे बढ़ाने के लिए, एंड मेक पीपुल अवेयर टू पार्टिसिपेट इन वोटिंग प्रोसेस। न केवल मतदाता जागरूकता बढ़ाने के लिए बल्कि इसके साथ साथ लोग ज्यादा से ज्यादा मतदान में प्रतिभाग कर सकें, चुनावी सक्रियता बढ़ा सकें। यह क्या है? उद्देश्य है नेशनल वोटर्स डे का। क्लियर है? इसके अलावा द थीम फॉर दिस ईयर, इस वर्ष की थीम क्या है इसके लिए? तो नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। वोटिंग जैसा कुछ भी नहीं, आई वोट फॉर श्योर, मैं वोट जरूर करूंगा। नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। इट इज द थीम फॉर द नेशनल वोटर्स डे फॉर द 25 जनवरी 2025। क्लियर है? इसके अलावा अगर हम देखें तो दिस ईयर द 15th नेशनल वोटर्स डे इज सेलिब्रेटेड। इस वर्ष जो नेशनल वोटर्स डे मनाया गया, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया, ये अपने सीक्वेंस में 15वें नंबर का था। 15वें नंबर का क्यों था? इसका आंसर हमें यहां मिलता है। दिस डे वाज स्टार्टेड बाय द प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह इन 2011। 2011 में सबसे पहले इसकी शुरुआत की थी और तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा इसे शुरू किया गया था। तो 2011 में शुरुआत हुई, अपने क्रम में आते हुए 2025 में आज 15वां नेशनल वोटर्स डे मनाया जा रहा है। क्लियर है? हाँ, एक क्वेश्चन जो इसमें बनता है कि वाई 25 जनवरी, 25 जनवरी को ही हमने इसके लिए क्यों चुना? कंफ्यूजन है एक, ठीक दिख रहा है कंफ्यूजन इस पे? तो इसका आंसर हमें मिलता है यहां, जहां लिखा हुआ है दिस डे मार्क्स द फाउंडेशन डे ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। यानी कि इसी दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का जो निर्वाचन आयोग है, इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को। 25 जनवरी 1950 को इसी दिन क्या हुआ था? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का जो निर्वाचन आयोग है, उसकी स्थापना हुई। इसी तारीख को याद रखते हुए 25 जनवरी को भारत मनाता है नेशनल वोटर्स डे। क्लियर है? या यू गॉट इट राइट, गॉट इट लड्डू। तो इस दिन हम क्या करते हैं? मनाते हैं नेशनल वोटर्स डे, क्योंकि इसी दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की 1950 में स्थापना हुई थी। कुछ फैक्ट्स हम लोग जान लेते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हो सकते हैं। पहली बात, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज एन ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी अंडर आर्टिकल 324 टू 329 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया। भारत में भारतीय निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त, ऑटोनोमस लिखा हुआ है, ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशनल, स्वायत्त संवैधानिक संस्था है। क्या होती है संवैधानिक संस्था? संवैधानिक संस्था हम लोग निश्चित तौर पे उन संस्थाओं को कहते हैं जिनका संविधान के भीतर जिक्र है। क्लियर है? जिसके लिए एक अनुच्छेद हमने भारतीय संविधान के अंदर रखा हुआ है। जैसे जैसे हमने बात की इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो बता दिया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 के बीच में, अंडर द आर्टिकल ऑफ 324 टू 329 किसका जिक्र है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जिक्र है। क्लियर है? नेक्स्ट इसमें लिखा है इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 25 जनवरी 1950। इसके अलावा इसमें बता रखा है कि इसकी स्थापना 25 जनवरी को हुई, इसी कारण आज 25 जनवरी को हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं। क्लियर है? काम क्या है इसका? द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एडमिनिस्टर्स द इलेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम क्या होता है? तो भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कराना, भारत में उपराष्ट्रपति का चुनाव कराना, लोकसभा का चुनाव करवाना, राज्यसभा का चुनाव कराना, और इसके अतिरिक्त जितने भी भारत में क्या है विधानसभाएं हैं राज्यों की, उन सब के इलेक्शन कराना। क्लियर है? यहीं पे एक और बात ध्यान देने वाली है कि हमारे पास 28 राज्य हैं, तो 28 राज्यों की 28 विधानसभाओं के चुनाव कौन कराएगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराएगा। लेकिन वहीं साथ में हमारे पास 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। 8 यूनियन टेरिटरीज, लद्दाख है हमारे पास, जम्मू कश्मीर है, चंडीगढ़ है, दादरा नगर हवेली दमन एंड दीव है, लक्षद्वीप है, पुडुचेरी है, और इसके अलावा हमारे पास अंडमान निकोबार है। तो ये 8 जो हमारे पास क्या है, पूरी तरीके से यूनियन टेरिटरीज हैं। इन 8 में से भी अगर हम 5 को छोड़ दें तो 3 ऐसी यूनियन टेरिटरीज हमारे पास हैं जिनके वहां क्या है विधानसभाएं हैं, लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं। क्लियर है? और इन तीनों में किस किस के नाम आते हैं? तो एक है हमारे पास दिल्ली, एक है हमारे पास जम्मू कश्मीर, एक है हमारे पास पुडुचेरी। तो इन तीनों के इलेक्शन भी कौन कराता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाता है।
क्लियर है? तो भारत में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम है इलेक्शन कंडक्ट कराना। कौन कौन से? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा, इसके अलावा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली 28 राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव, और इन 3 केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरीज के इलेक्शन जहां पे की क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा की व्यवस्था है। क्लियर है? पुडुचेरी है, हमारे पास दिल्ली है, और हमारे पास है जम्मू एंड कश्मीर। दिल्ली वाले करेक्ट कर पा रहे होंगे क्योंकि दिल्ली में अब हाल ही में फरवरी के इलेक्शन महीने में चुनाव होने वाले हैं, तो उस चुनाव को भी कौन कंडक्ट करा रहा है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवा रहा है। क्लियर है? इसके अलावा और क्या बात है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है? आफ्टर द 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1989 द एज ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज इन इंडिया वाज रिड्यूस्ड फ्रॉम 21 टू 18। कह रहे हैं कि 61वें संविधान संशोधन 1989 के पश्चात हमारे यहाँ जो एडल्ट फ्रेंचाइज है, एडल्ट फ्रेंचाइज समझते हैं? एडल्ट फ्रेंचाइज को हिंदी में कह दिया जाता है वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार क्या होता है समझिए। हमारे भारत के अंदर एक व्यवस्था है कि भारत में कोई भी व्यक्ति जो वयस्क हो चुका है उसे मत का अधिकार होगा, अपना वोट कास्ट करने का उसके पास अधिकार होगा। क्लियर है? इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसका धर्म क्या है, उसकी जाति क्या है, उसकी लिंग क्या है, उसकी भाषा क्या है, उसका जन्म स्थान क्या है। स्टेट किसी भी तरीके से इसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है, बस अगर वो वयस्क हो चुका है। लेकिन अब क्वेश्चन आता है वयस्क माने किसको? वयस्क माने किसको? तो जो लोग सीनियर लोग हैं वो समझ पा रहे होंगे 1989 से पहले के जो लोग हैं कि 1989 तक क्या होता था, वोट देने की जो हमारे यहाँ उम्र हुआ करती थी वो 21 साल थी, कि न्यूनतम 21 साल जिसके पूरे हो चुके होंगे वो वोट कर सकता है। लेकिन 61वें संविधान संशोधन 1989 के 61वें संविधान संशोधन के बाद इस प्रावधान में चेंज किया गया और इसको 18 साल कर दिया गया। क्लियर है? और आज के समय अगर कोई व्यक्ति 18 साल की आयु पूरी कर चुका है तो जाति, धर्म, लिंग, भाषा, जन्म स्थान, क्षेत्रवाद सब किनारे रख करके उसके पास अपने वोट को कास्ट करने का अधिकार होगा। इसी को हम लोग कहते हैं एडल्ट फ्रेंचाइज, जो भारत में 18 साल पे गाइड करती है। क्लियर है? नेक्स्ट अगर हम इसमें देखना चाहें तो स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्शन कमीशन। स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्शन कमीशन किस तरीके से हमारे यहाँ स्ट्रक्चर बना हुआ है, कौन हेड करता है हमारे यहाँ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को? तो बता रहे हैं साहब, ओरिजिनली द कमीशन had only one election commissioner but after 1989 it is a multi-member body। कह रहे हैं 1989 से पहले हमारे यहाँ सिर्फ एक ही हुआ करता था इलेक्शन कमिश्नर जो इसको हेड करते थे इलेक्शन कमीशन को, लेकिन 1989 के बाद इसे बहुसदस्यीय संस्था के तौर पे निर्मित किया गया, यानी कि इसमें अब और भी सदस्य हो गए। कितने सदस्य हो गए? इट कंसिस्ट ऑफ द वन चीफ इलेक्शन कमिश्नर, भारत में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होंगे, एंड 2 इलेक्शन कमिश्नर्स, और साथ ही 2 निर्वाचन आयुक्त होंगे। यानी कि अब इलेक्शन कमीशन को हेड कौन कर रहे हैं? तो एक है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनकी हेल्प के लिए हैं 2 इलेक्शन कमिश्नर्स। क्लियर है? इस समय वर्तमान में कौन इन कुर्सियों पर बैठे हुए हैं? तो ये 3 लोग हैं, ये 3 महानुभाव हैं जो इस वक्त भारत की इलेक्शन कमीशन को क्या कर रहे हैं? सुशोभित कर रहे हैं। तो पहला इसके अंदर आते हैं श्री राजीव कुमार, ये बीच में आपको दिख रहे हैं, ये है राजीव कुमार जो भारत के इस समय चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। ठीक, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। इसके अलावा अगर हम देखें तो दूसरे हमारे पास आते हैं श्री घनश्याम कुमार, इलेक्शन कमिश्नर्स। ये कौन है? इलेक्शन कमिश्नर है यहाँ पे। और अगला जो नाम आता है वो है डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू, इलेक्शन कमिश्नर। उत्तराखंड के लोग ज्यादा कनेक्ट कर पा रहे होंगे इनसे, क्योंकि डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू निर्वाचन आयुक्त बनने से पहले उत्तराखंड राज्य में ही मुख्य सचिव के पद पर वर्तमान विराजमान थे, और उसके बाद अभी जैसे ये यहां से अपना पद मुक्त हुए तो उसके बाद इलेक्शन कमिश्नर बने भारत में। ठीक, तो भारत में बोला भैया चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर मिलकर के क्या करते हैं? इलेक्शन कमीशन को हेड करते हैं। क्लियर है? इसके अलावा अगर हम बात करें कि कैसे चुनाव होता है, इनका अपॉइंटमेंट कैसे होती है, टेन्योर क्या होता है, कार्यकाल क्या है इसका, तो समझिए। The President appoints Chief Election Commissioner and Election Commissioner as per the CEC and the other EC's Appointment Condition and Service and Term of Office Act 2023। कह रहे हैं बोला भैया कि भारत में जो इनका इनकी पद पे स्थापना करेंगे, जो इनकी अपॉइंटमेंट करेंगे वो कौन करेंगे? तो राष्ट्रपति करेंगे। तो भारत में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। कैसे करते हैं? तो इस एक्ट के तहत करते हैं। बोले इस एक्ट के प्रावधान के तहत करेंगे। क्लियर है? ये एक्ट क्या प्रावधान करता है समझिए। 2023 से पहले हमारे यहां जो व्यवस्था थी उसमें सिंपल सा प्रोविजन था कि देश की प्रधानमंत्री यानी कि देश की निर्वाचित सरकार जिस भी व्यक्ति को चाहे
क्लियर है? वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन सकता है, ठीक? उसके नाम की सरकार संस्तुति दे, राष्ट्रपति उसके नाम पे मोहर लगाए और उसकी पद पे स्थापना कर दे, यही व्यवस्था थी, ठीक? फिर क्या हुआ 2023 में भारत की सर्वोच्च न्यायालय में एक मामला गया, बड़ा इंटरेस्टिंग है, समझिए इसे। तो इस मामले में क्या हुआ, इस मामले में विपक्ष ने सवाल उठाया कि सर हमारे देश की जो फाउंडेशन है वो है डेमोक्रेसी, लोकतंत्र हमारे देश की बुनियाद है, और इस बुनियाद की रक्षा तब होगी जब हर व्यक्ति अच्छी तरीके से अपना वोट कास्ट कर सके, तभी तो है लोकतंत्र का मतलब। जब लोक है लोकतंत्र में सिर्फ तंत्र तंत्र नहीं है भाई, पहले लोक है ना, तो लोग अपने मत का अगर अच्छे से प्रयोग कर पाए तब तंत्र की सफलता है। इसी बात को लेकर के उन्होंने कहा कि और सर इस लोकतंत्र में चुनाव की पूरी जिम्मेदारी है इलेक्शन कमिश्नर के पास। इलेक्शन कमिश्नर साहब को चुनाव कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री और देश की चुनी हुई सरकार, जो कि अपने आप में एक पार्टी भी है इलेक्शन लड़ते समय। तो ऐसा ना हो कि वो उसके लिए फेवर कर रहे हैं, कल को वो उसके लिए जो सत्ता जो पार्टी बैठी हुई है उसके लिए ज्यादा चीजें ऑफर कर रहे हैं। इसलिए बड़ा जरूरी हो जाता है कि इलेक्शन कमिश्नर जैसा पद क्या हो, निष्पक्ष हो, बायस नहीं होना चाहिए, बोला ये आदमी। और ऐसे में इसकी निर्वाचन प्रक्रिया को हमको क्या करना चाहिए, एक बार फिर से इस बारे में सोचना चाहिए। 2023 में डीवाई चंद्रचूड़ हुआ करते थे सीजीआई, उनकी अध्यक्षता में एक बेंच बैठी और उसने अपने ऑर्डर में कहा कि बिल्कुल सही बात है, अब से इसका जो कमीशन, अब से जो अपॉइंटमेंट होगी, इसकी जो सिलेक्शन कमेटी होगी, इसमें 3 लोगों का होना आवश्यक है। कितने लोगों का होना आवश्यक है? 3 लोगों का होना आवश्यक है, ठीक? भारत में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर कैसे बनेंगे, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 3 सदस्यीय एक कमेटी बनाएगी जो इनका चुनाव करेंगे। कौन कौन होंगे इस समिति में? बोला एक तो होंगे प्राइम मिनिस्टर देश के, बिल्कुल होना ही चाहिए, निर्वाचित प्रधानमंत्री है। दूसरा बोला होना चाहिए लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, लोकसभा में विपक्ष के नेता भी होने चाहिए, ठीक? और तीसरा बोला भैया इसके अंदर होने चाहिए सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि एक देश का प्रधानमंत्री, दूसरा लोकसभा में विपक्ष का नेता, और तीसरा भारत के मुख्य न्यायाधीश। ये 3 लोग मिलकर के तय करेंगे कि भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त किसे बनाना है, और राष्ट्रपति उसी नाम पर मोहर लगाएंगे। ये एक व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट से निकल करके आई, एक तरीके से अच्छी भी थी, प्रधानमंत्री भी है, विपक्ष के लोग भी हैं और जुडिशरी भी है, तो एक मिलीजुली व्यवस्था है जिसमें कम से कम किसी पे आरोप लगाने के आधार तो कम हो ही जाते हैं, एक अच्छी व्यवस्था थी। लेकिन फिर मोदी जी को ये व्यवस्था पसंद नहीं आई और उन्होंने इसके विरुद्ध में पहले एक ऑर्डिनेंस और बाद में एक एक्ट पास किया, और उसके तहत उन्होंने कहा कि देखो हम सुप्रीम कोर्ट की आधी बात से सहमत हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हमको कहा था कि 3 सदस्यीय कमेटी बनाओ, चलो बनाते हैं 3 सदस्यीय कमेटी। इसमें बोला भैया 3 सदस्यीय कमेटी में कौन कौन लोग होंगे, तो इन्होंने कहा सिलेक्शन कमेटी ऑफ सीईसी एंड अदर ईसी कंसिस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। एक तो इसमें होंगे प्रधानमंत्री मोदी जी, मतलब जो भी प्रधानमंत्री हो फिलहाल के लिए मोदी जी, ठीक? दूसरा लीडर ऑफ अपोजिशन, लोकसभा, लोकसभा में विपक्ष के नेता, जैसे आज के टर्म पे बात करें तो राहुल गांधी। और तीसरे बोला भैया सीजेआई नहीं होंगे इसमें, जुडिशरी गो आउट गो बैक, ठीक? कौन होंगे इसके अंदर? यूनियन मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा नामित संघ का एक मंत्री, यानी कि संघ सरकार का कोई भी एक मंत्री जो कि प्रधानमंत्री नामित करे वो उसका मेंबर रहेगा। और लास्ट में फिर आज बुद्धिजीवी लोग कहते हैं कि ढाल के 3 पात हो गए, क्योंकि इसमें फिर से वही हो गया, 2 लोग सरकार के पक्ष के हैं, एक विपक्ष का है, और ऐसे में सरकार ही क्या कर रही है, अपने मर्जी के आदमियों को इस पद पर बैठा रही है। ये आरोप लगते रहे इलेक्शन कमीशन पे, लगना अच्छी बात नहीं है बट लग रहे हैं, कारण ये है, तथ्य ये है, क्लियर है? तो आज के टाइम में अगर हम बात करें कि अपॉइंटमेंट किस तरीके से होती है, तो अपॉइंटमेंट यह है कि सिलेक्शन कमेटी है जिसमें प्राइम मिनिस्टर है, लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा है, और यूनियन मिनिस्टर हैं जिनको नॉमिनेट कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर, और इन 3 लोग मिलकर के तय कर रहे हैं कि किस आदमी को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाना है और किन को बोला भैया इलेक्शन कमिश्नर्स बनाना है, क्लियर है? और इन लोगों के नाम पे आखिरी मोहर लगाएंगे कौन? देश के राष्ट्रपति, और उसके बाद ये नाम प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, इसके बाद इनको नियुक्ति दे दी जाएगी, क्लियर है? इसके अलावा अगर हम देखें तो कह रहे हैं दे हैव फिक्स्ड टेन्योर ऑफ 6 इयर्स और अप टू द एज ऑफ 65 इयर्स विच एवर इज अर्लियर। वैसे एक और बात बताएं आपको, भारतीय संविधान में लिखा हुआ है कि इनका जो टेन्योर होगा, कार्यकाल होगा, इसका संबंध राष्ट्रपति से है, राष्ट्रपति जितना चाहे इसे कर सकते हैं। फिलहाल के लिए आज तक राष्ट्रपति की कौन सी व्यवस्था चल रही है? राष्ट्रपति ने कह रखा है कि इनका जो मैक्सिमम कार्यकाल होगा 6 साल का होगा। कितने का होगा? 6 साल का होगा, या फिर और अप टू द एज ऑफ 65 इयर्स, या फिर 65 वर्ष की आयु तक का इनका कार्यकाल रहेगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, कोई व्यक्ति
62 साल की उम्र में चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने तो वो 65 तक ही रहेंगे। ऐसा नहीं कि मेरे 6 साल कहां चले गए, 6 साल नहीं साहब, 65 साल जो भी पहले होगा, विच एवर इज अर्लियर, जो भी पहले होगा। तो जैसे इनका 65 पहले हो गया तो वो बोला रिटायर कर जाएंगे। और कोई व्यक्ति अगर 55 साल की एज में बन रहे हैं तो वो ये नहीं बोलेंगे कि अरे मुझे 65 तक बनाओ, बोला ना मैक्सिमम 6 साल हो गए हैं। तो ये व्यवस्था है, या तो मैक्सिमम 6 साल या फिर कम से कम कितना, तो जब तक आप 65 नहीं हो जाते हैं। ये क्या है, कार्यकाल है। क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम इसमें देखें, हाँ, रिमूवल, कि अपने पद से इनको हटाया कैसे जा सकता है। तो पद से हटाने की प्रोसीजर क्या है, पहला, दे कैन रिजाइन एनी टाइम। देखो भैया ये सुविधा हर किसी के पास है, दे कैन रिजाइन एनी टाइम। नहीं है काम करने का मन, उन्होंने रिजाइन कर लिया, बात खत्म हो गई, है कि नहीं। वो अपने 6 साल के टेन्योर में पहले रिजाइन कर लें, 65 वर्ष आयु के होने से पहले रिजाइन कर दें, तो ये भी है। दूसरा, दे विल हैव टू वेकेट हिज ऑफिस ऑन द एक्सपायरी ऑफ हिज टेन्योर। अपने कार्यकाल के समाप्ति के बाद खत्म करना पड़ेगा ना। आज की तारीख में आप बने, 6 साल बाद खत्म हो गया, या फिर आपकी आयु 65 वर्ष हो गई, खत्म करना पड़ेगा। तो इस तरीके से भी आपका रिमूवल हो सकता है। और तीसरा क्या है, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूवल फ्रॉम हिज ऑफिस ओनली थ्रू द प्रोसेस ऑफ रिमूवल सिमिलर टू द ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट जज। समझिए ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं ना तो कार्यकाल खत्म हुआ, ना ही वो त्याग पत्र दे रहे हैं। और ऐसी सिचुएशन में अगर कोई चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगातार संविधान की अवहेलना कर रहा है तो उसको हटाने की व्यवस्था भी है। और हटाने की व्यवस्था क्या कह रही है, हटाने की व्यवस्था कह रही है कि इनको वैसे ही हटाया जा सकता है जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाया जाता है। जो प्रक्रिया भारत में सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाने के लिए उपयोग में लाई जाती है, वही चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने के लिए भी उपयोग में लाई जाएगी। क्या प्रोसीजर है ये, प्रोसीजर में लिखा हुआ है बाय पार्लियामेंट, पार्लियामेंट करती है ऐसे। क्लियर है। आपको एक बिल प्रोसेस करना पड़ेगा जिसमें कहना पड़ेगा आपको कि इनको अपने पद से हटाना चाहिए क्योंकि इन्होंने क्या किया है, संविधान का अवहेलना की हुई है। ऐसी सिचुएशन में लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी 2/3 से अगर ये क्या हो जाता है, पास हो जाता है, 2/3 का बहुमत दोनों जो सदनों में आपको चाहिए होगा, और उसके बाद राष्ट्रपति इस पर मोहर लगा देंगे, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपना पद छोड़ना पड़ेगा। ये वो व्यवस्था है। इसी तरीके से भारत में सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी हटाया जाता है। कभी बात करेंगे इस पर विस्तार से, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। लेकिन फिलहाल के लिए क्योंकि आज हम सीईसी की बात कर रहे हैं, तो इनको वैसे ही हटाया जा सकता है जैसे कि भारत में सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाया जाता है। क्लियर है, ठीक। और इसके अलावा ये तो बात है सीईसी की, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने की। बाकी जो 2 इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, इनको कैसे हटाया जाएगा अगर कभी ये संविधान की अवहेलना कर रहे हैं तो। इलेक्शन कमिश्नर्स कैन बी रिमूव बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सीईसी। मात्र अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहने के साहब काम के आदमी नहीं है ये, चलता करें इन्हें, तो उतने पे भी काम बन जाएगा और राष्ट्रपति उन्हें क्या कर देंगे, पद से हटा देंगे। क्लियर है। तो इस तरीके की व्यवस्था है रिमूवल को लेकर के। ठीक, तो ये था हमारा नेशनल वोटर्स डे जो मनाया जाता है 25 जनवरी को। क्लियर है। और उसके नाते हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो कैसे काम करता है, क्या काम करता है, और कैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के स्थापना दिवस पे ही हमने क्या किया, 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे के तौर पे मनाया। क्लियर है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वाला सेशन समझ में आया हो। आगे भी लगातार जुड़े रहेंगे ट्राइपॉड एकेडमी देहरादून से और करते रहेंगे अपने सभी डाउट क्लियर। थैंक यू वेरी मच।